तो स्वागत है हमारी सबसे प्यारी फैमिली का। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही आपके दिल को दहला देने वाली और रातों की नींद उड़ा देने वाली एक ऐसे भयानक हादसे की घटना लेकर आया हूं जो आपकी लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सबक देकर जाएगी। अक्सर ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो इन पैरानॉर्मल चीज़ों में, भूत आदि में यकीन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उनके साथ हर रोज़ कुछ ऐसी अनहोनी होती रहती है। उनके परिवार में कई प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, लेकिन वो इन चीज़ों में मानने के बजाय केवल पढ़ाई लिखाई में ही विश्वास करते हैं। और जब उनका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी न तो उनका धंधा बढ़ पाता है, न उनके घर में कोई अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाता है। घर में कोई न कोई हर बार बीमार रहता है, लेकिन वह डॉक्टरों को तो इतने पैसे दे आएंगे, लेकिन कभी किसी अच्छे संत महात्मा के पास जाकर या मंदिर में जाकर अपनी समस्या का निवारण कराने में उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और ऐसी चीज़ों की बात करने में उन्हें शर्म आती है। तो आज जिस इंसान की हमारे पास घटना है, वह भी ऐसी ही परिस्थिति से जूझ रहा था। तभी मैं कह रहा हूं कि आप इस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अच्छा साथियों, मैं आपको एक बात और कहता हूं कि आने वाले समय में अब आपको इस चैनल पर अलग अलग लोगों से काफ़ी सारी घटनाएं जानने को मिलने वाली हैं। अब देखो, मैं अकेला आपको ज़्यादा स्टोरी सुनाने में सक्षम नहीं हूं और बहुत ज़्यादा थक भी जाता हूं। और वैसे भी मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू इतनी सारी स्टोरी आती है और वही स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, और मेरे पास उनको प्रमाणित करने का कोई और रास्ता होता नहीं है। लेकिन अब जो स्टोरी आप सुनेंगे वह एकदम गांव से निकली हुई और देश के अलग अलग कोनों से आपके पास स्टोरी पहुंचने वाली है। अलग अलग जगह पर जो एंटिटी पाई जाती है, किसी के साथ कैसा हादसा होता है, वो सभी आपको यहाँ जानने को मिलेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाऊंगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मेरी तरफ से भी स्टोरी आती रहेगी, और जो अलग गेस्ट आए आप उनको भी पूरा प्यार दीजिएगा। और चलिए अब आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। दिनेश मेज पर रखे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक कर रहा था। उसके पीछे ही कुर्सी भी थी। तभी उस कुर्सी के खिसकने की आवाज आती है। दिनेश जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, कुर्सी उससे 4 कदम की दूरी पर जा चुकी थी। दिनेश को यह देखकर हैरानी होती है। दिनेश उस कुर्सी को देख ही रहा था कि तभी उसके डॉक्यूमेंट हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। वह जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट उठाता है और समेटता है। उसकी नज़र घड़ी पर जाती है तो घड़ी में 8 बज चुके थे। वह खुद से ही कहता है, हे भगवान, 8 बज गए, मुझे तो देर हो गई। लेकिन तभी वह कुर्सी तेजी के साथ दिनेश के पैरों पर आ लगती है और दिनेश चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उस कुर्सी से आवाज आती है, चला जा यहां से, चला जा, वरना तू भी मेरे बंधन में बंध जाएगा, फिर मैं तेरा भी नाश कर दूंगा। साथियों, यह स्टोरी है एक साइकिक व्यक्ति दिनेश प्रजापति की, जो अपनी इस शक्ति से परेशान हो चुका था। दोस्तों, साइकिक व्यक्ति वो होते हैं जिनके अंदर कुछ अदृश्य शक्तियों को देखने, सुनने, समझने की क्षमता होती है। वे लोग दूसरों के चेहरे को भी पढ़ पाते हैं, यहाँ तक कि भविष्य भी बता पाते हैं। हमारे भारत और संसार में कई ऐसे साइकिक व्यक्ति हैं जो कि अपने आसपास की ऊर्जा से कनेक्ट हो पाते हैं, चाहे वे सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक। ऐसे ही राजस्थान के रहने वाले दिनेश प्रजापति भी एक साइकिक व्यक्ति है। उसे अपने बचपन से ही कुछ अदृश्य चीजें दिखाई देती थीं, कुछ अनसुनी आवाजें सुनाई देती थीं, और इसके बारे में उसने अपने घर परिवार में भी जिक्र किया था। तब एक पंडित जी को दिखाने पर पता चला था कि दिनेश एक साइकिक व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जो अदृश्य चीजों और आवाजों को सुन सकता है और परालौकिक शक्तियों को अनुभव भी कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अनदेखी शक्तियां दिनेश को परेशान भी करती थी, और इसीलिए पंडित जी ने दिनेश को एक माला दी थी जो उसे हमेशा अपने गले में डालनी होती थी। दिनेश के घर वालों को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं दिनेश के साथ कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, इसलिए उन्होंने दिनेश को काफी धार्मिक भी बनाया था। दिनेश खुद भी भगवान की भक्ति में लीन रहता था
और तंत्र रहस्य को समझने की कोशिश करता रहता था। उसे जब भी किसी बाबा या किसी गुरु के पास बैठकर तंत्र रहस्य जानने का मौका मिलता था, वो सब कुछ सीखता था। दिनेश प्रजापति की उम्र जब 28 वर्ष की थी, तब उसकी किसी सरकारी विभाग में नौकरी लगी थी। दिनेश प्रजापति राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के छोटे से गांव के रहने वाला था, जबकि उसकी पोस्टिंग भरतपुर हुई थी। वह भरतपुर में किसी को नहीं जानता था, वहां उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता था। लेकिन दिनेश के पड़ोस में रहने वाले प्रताप का ससुराल भरतपुर का ही था। वहां उनका एक साला रहता था। जब उन्हें पता चला कि दिनेश की पोस्टिंग भरतपुर में हुई है और अभी उन्हें किसी भी क्वार्टर का नामांकन नहीं दिया गया है, तो वह दिनेश को अपने साले के घर का पता दे देते हैं और कहते हैं, जब तक तुम्हें सरकारी क्वार्टर मुहैया ना हो जाए, तब तक तुम मेरे साले के घर रह सकते हो। मन में खुशी लिए दिनेश प्रजापति गोविंद के साले सचिन के घर चला जाता है। गोविंद जी ने फोन पर सचिन को दिनेश के बारे में सब कुछ बता दिया था और सचिन को भी दिनेश के कुछ दिन उनके घर रुकने पर कोई आपत्ति नहीं थी। सचिन के घर में केवल उनकी पत्नी बबीता और उनकी बूढ़ी मां रहती थी। सचिन और बबीता की शादी को लगभग 30 साल हो चुके थे और उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों से उन्होंने अपने रिश्तेदार की एक लड़की मेघा को अपने घर बुला रखा था, क्योंकि सचिन की पत्नी बबीता की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं थी और मां काफी बूढ़ी थी। वो शुरू गर्मियों का दिन था जब दिनेश सचिन के घर पहुंचा था। उसने सचिन के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही दरवाजा खुला, दिनेश ने अपना परिचय दिया। सचिन भी उसे पहचान गया और घर के अंदर बुलाया। लेकिन जैसे ही दिनेश ने घर के अंदर कदम रखा, अचानक उसके शरीर में एक कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर कंपकपा गया, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया। ऐसा उसके साथ अधिकतर तब होता था जब वह किसी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करता था। सचिन के घर आते समय रास्ते में ही दिनेश हनुमान जी के मंदिर होकर आया था, जहां से वह कुछ फल लाया था जो कि प्रसाद के रूप में थे। दिनेश ने वे फल सचिन के हाथ में दे दिए, लेकिन जैसे ही सचिन ने वो थैली खोलकर देखी तो पाया कि फल तो सड़े हुए हैं। सचिन ने अजीब तरह से दिनेश की तरफ देखा। दिनेश को भी दुर्गंध आई और दिनेश ने पूछा, क्या हुआ? सचिन ने कहा, यह फल तो खराब हैं। सचिन ने फलों की थैली दिनेश की ओर बढ़ा दी। दिनेश ने जब फल देखे तो वह हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है, इसमें तो ताजा फल थे और अब ये सड़ कैसे गए। लेकिन दिनेश बेचारा क्या कहता, उसे सड़े फलों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है। दिनेश कहता है, माफ कीजिए चाचा, मैं अभी इन फलों को फेंक देता हूं। सचिन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं फेंक देता हूं, वैसे कोई जरूरत नहीं थी फल लाने की। दिनेश कहता है, लेकिन मैं तो अच्छे फल लाया था। सचिन कुछ नहीं कहता, वह उन फलों को डस्टबिन में फेंक देता है। दिनेश को यह समझते हुए देर नहीं लगती कि इस घर में जरूर बहुत कुछ अजीब है, लेकिन वह बेचारा अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ कुछ दिनों के लिए ही आया था और यहाँ आकर वो किसी को भी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताना चाहता था। रात का समय था, उस समय लाइट चली गई थी। सचिन के घर इन्वर्टर नहीं था। मेघा ने सबके लिए खाना तैयार कर दिया। काफी देर सभी लोगों ने लाइट के आने का इंतजार किया, लेकिन जब लाइट नहीं आई तो सचिन ने कहा, मेघा, बरामदे में ही खाना लगा दो, क्या पता लाइट कब तक आए, सुबह दिनेश को दफ्तर भी जाना है। मेघा ने मोमबत्ती जलाकर बरामदे में ही जमीन पर सबके लिए खाना लगा दिया। दिनेश जब खाना खा रहा था तब उसे सामने की दीवार पर एक परछाई लगातार दिखाई दे रही थी, जो कभी बड़ी होती तो कभी छोटी। दिनेश को लगा शायद मोमबत्ती की लौ की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जब उसकी नजर मोमबत्ती की लौ पर गई तो वह स्थिर थी। दिनेश ने बरामदे में बैठे सभी लोगों की परछाइयों पर गौर किया तो सभी लोगों की परछाइयां अपनी अपनी जगह थीं। अब दिनेश थोड़ा घबरा गया। वह सोचने लगा कि आखिर छोटी बड़ी होती परछाई किसकी होगी। गर्मी का मौसम था और ऊपर से लाइट भी नहीं थी। फिर अचानक वो परछाई दिखने के बाद धीरे धीरे बरामदे का तापमान गिरने लगा। दिनेश को ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। दिनेश ने पीछे पलटकर देखा
उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, बस उसे महसूस हो रहा था। वह बेचारा ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। उसे अपनी सांसें दबी हुई मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था सांस लेने में कठिनाई हो रही है। दिनेश ने आधा अधूरा खाना छोड़ दिया और कुछ देर छत पर चला गया। छत पर जाकर उसे खुली सांस आई। वह इतना तो समझ चुका था कि यहाँ पर जरूर कोई अदृश्य शक्ति है, इसीलिए वह मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। कुछ ही देर में दिनेश का मन शांत हो गया और वह नीचे चला गया। देखा तो मेघा सबके लिए बिस्तर लगा रही थी। लाइट भी आ चुकी थी। सचिन ने दिनेश को मुख्य दरवाजे के बराबर वाला कमरा दे दिया, जो कि एक बैठक थी। दिनेश पूरे दिन सफर का थका हुआ था, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही सो गया। उसे अगले दिन दफ्तर भी जाना था। रात के लगभग 2:30 बजे होंगे कि तभी दिनेश की आंख खुलती है। उसके कानों में नल से पानी टपकने की आवाजें आती हैं। वो आवाज अच्छी खासी तेज थी। पहले तो दिनेश को लगता है शायद बाथरूम में कोई होगा, क्योंकि बैठक के ठीक सामने बाथरूम बना था और बैठक के बराबर में किचन था। पानी की आवाज से दिनेश की नींद खुल चुकी थी, लेकिन काफी देर तक पानी बंद ही नहीं होता। इसीलिए दिनेश खुद ही उठकर बाहर जाता है तो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर की लाइट भी ऑफ है। दिनेश सबसे पहले आवाज लगाता है, अंदर कोई है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए दिनेश लाइट जलाकर अंदर जाता है तो देखता है कि बाथरूम के नल में तेजी के साथ पानी बह रहा है। दिनेश नल को बंद कर देता है। तभी उसकी नजर शावर पर जाती है, जिससे पानी की थोड़ी थोड़ी बूंदें अभी भी टपक रही थी। दिनेश उसे भी बंद कर देता है और बाहर आ जाता है। दिनेश मन ही मन सोच रहा था कि भला इतनी रात को यह नल कौन खोलकर चला गया। इस घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है कि गलती से खुला रह गया हो। वह बाहर आ जाता है कि एक बार फिर उसके कानों में नल से पानी के टपकने की आवाज आती है और इस बार वह आवाज किचन से आ रही है। दिनेश की नजर किचन के दरवाजे पर पड़ती है। वह देखता है कि किचन का दरवाजा भी थोड़ा खुला है। दिनेश को यह भी अजीब लगता है। लगभग सभी लोग कमरों के दरवाजे बंद करके सोते हैं। चलो, गर्मी भी है, इसलिए कोई अपने कमरे के दरवाजे बंद करे ना करे, लेकिन किचन और बाथरूम का दरवाजा तो बंद कर देना चाहिए। यही सोचते हुए दिनेश किचन की तरफ बढ़ता है कि तभी बरामदे में सचिन आ जाता है। सचिन दिनेश को देखकर कहता है, अरे दिनेश, क्या हुआ? सोए नहीं अभी तक? कुछ चाहिए क्या? दिनेश कहता है, नहीं नहीं, वो मुझे पानी की टपकने की आवाज आ रही थी, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैंने सोचा बंद कर दूं। सचिन ने मरे मन से कहा, अरे यार, अब क्या करूं? मैं तो इन टंकियां से बड़ा परेशान हो गया हूं। कई बार बदलवा चुका हूं। 2-3 दिन ठीक रहती है, फिर कुछ दिन बाद खराब हो जाती है। लगता है पानी का पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। इतना कहकर सचिन किचन के सिंक का नल बंद कर देता है और किचन का दरवाजा भी बंद कर कुंडी लगा देता है। दिनेश चुपचाप बैठक में सोने के लिए चला जाता है। अब दिनेश को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए बार बार छत को निहार रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह बैठक का दरवाजा खोलने की सोचता है, लेकिन ऐसा करना उसे सही नहीं लगता। इसलिए वह कमरे की खिड़कियां खोल देता है। बाहर से हल्की हल्की हवा आ रही थी। वैसे तो कमरे में भी पंखा चल रहा था, लेकिन घुटन ज्यादा थी। खैर, बड़ी मुश्किल से दिनेश की वो रात कट जाती है। अगले दिन वह नाश्ता करके अपने दफ्तर के लिए चला जाता है। उस दिन दिनेश का केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही था, इसलिए वह दोपहर तक वापस सचिन के घर आ गया था। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ तो उसे बबीता के रोने की आवाज आ रही थी। उसने अपना बैग बरामदे में ही रखा और बबीता को आवाज लगाई, चाची, चाची। तभी मेघा कमरे से बाहर आई और बोली, बबीता, चाची की तो तबीयत खराब हो रही है। दिनेश ने पूछा, अरे क्या हुआ? दिनेश ने अंदर जाकर देखा तो बबीता अपना सिर पकड़े बैठे रो रही थी। हाय, मैं मर गई, मैं मर जाऊंगी, अम्मा बचा लो मुझे। दिनेश बबीता की हालत देखकर घबरा गया। उसने तुरंत कहा, क्या हुआ चाची को? उनके सिर में दर्द है क्या? मेघा ने कहा, हाँ भैया, 1 घंटा हो गया, बुरी तरह तड़प रही है। आप अपने फोन से चाचा को नंबर मिलाओ ना।
मैं पड़ोस वाली आंटी के घर गई थी, फोन किया, लेकिन अभी तक चाचा का कुछ अता पता नहीं है। दिनेश जल्दी से अपना फोन निकालता है और सचिन के नंबर पर फोन करता है, लेकिन सचिन फोन ही नहीं उठा रहा था। दिनेश कई बार कोशिश करता है, लेकिन ना तो सचिन फोन उठाता है और ना ही कॉल बैक करता है। इधर बबीता की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, इसलिए दिनेश बिना देरी किए खुद ही बबीता को अस्पताल ले जाता है। वहां बबीता को नींद के इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे उसे थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फिर भी वह बेहोशी की हालत में दर्द से तड़प रही थी। बस उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। दिनेश बबीता को अस्पताल में भर्ती कराकर वापस घर आ ही रहा था कि तभी अस्पताल के कॉरिडोर में उसे एक घायल व्यक्ति स्ट्रेचर पर जाता हुआ दिखता है। वह घायल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सचिन ही था। सचिन को देखकर दिनेश एकदम चौंक जाता है। वह जल्दी से उस स्ट्रेचर के पीछे भागता है, लेकिन तब तक सचिन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। स्ट्रेचर के साथ 2 व्यक्ति और भी थे। दिनेश उनसे सचिन के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि हाईवे पर इनका एक्सीडेंट हो गया था। वहीं के कुछ लोग इन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। तब दिनेश अपने बारे में अस्पताल वालों को बताता है कि वह सचिन की जान पहचान का ही व्यक्ति है, और साथ ही वह मेघा को भी सचिन के एक्सीडेंट के बारे में बता देता है, जो उस समय बबीता के पास मौजूद थी। सचिन के बारे में सुनकर मेघा भी घबरा जाती है। वह दिनेश से कहती है, पता नहीं भैया, इनके परिवार को किसकी बुरी नजर लगी हुई है। सचिन चाचा का यह पहला एक्सीडेंट नहीं है। दिनेश हैरानी से पूछता है, मतलब? मेघा कहती है, मतलब यह चौथी बार हो रहा है कि सचिन चाचा इतनी बुरी तरह जख्मी होकर आए हैं, और बबीता चाची भी अधिकतर बीमार ही रहती हैं। इन्होंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कहीं कोई आराम नहीं होता। बस 4 दिन ठीक रहती हैं और 5वें दिन फिर शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता ही है। इसीलिए चाचा अक्सर मुझे अपने घर बुला लेते हैं, लेकिन मैं भी कब तक इनकी देखभाल करूंगी। 1-2 साल बाद मेरी भी शादी हो जाएगी। दिनेश मेघा की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, और अब उसे घर की अब तक की सभी अजीब हरकतें याद आने लगी थी। वह कहता है, अच्छा मेघा, घर पर अम्मा अकेली हैं, चाहे तो तुम घर चली जाओ, यहां मैं हूं। दिनेश मेघा को घर का ऑटो करा देता है और मेघा घर चली जाती है। वहीं दिनेश के दिमाग में काफी सारी बातें चल रही थी। वह डॉक्टर से मिलता है तो पता चलता है कि सचिन के पैर में फ्रैक्चर हो चुका है और सिर पर भी काफी चोटें आई हैं। फिलहाल सचिन खतरे से बाहर है और होश में भी है। दिनेश सचिन से मिलता है। सचिन बेचारा ठीक से बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि वह दवाइयों के नशे में था। कुछ देर बाद दिनेश बबीता के पास जाता है तो बबीता की हालत में पहले से थोड़ा सुधार था, लेकिन अब वह घर जाने की जिद करती है। दिनेश बबीता को सचिन के बारे में कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि सचिन के बारे में सुनकर कहीं बबीता के सिर में और दर्द ना हो जाए। इसीलिए दिनेश बबीता को 1-2 दिन अस्पताल में रुकने के लिए ही कहता है। बबीता बार बार अपने पति को भी पूछ रही थी, लेकिन दिनेश यह कहकर टाल देता है कि वो कुछ देर पहले आए थे, अभी घर गए हैं। रात होते ही मेघा बबीता के लिए खाना लेकर आती है। तब दिनेश मेघा से कहता है, मेघा, तुम्हारे और रिश्तेदार भी तो होंगे, एक काम क्यों नहीं करती, उन्हें बुला लो। तुम कब तक इनका अकेले ख्याल रखोगी? कल सुबह मुझे भी दफ्तर जाना है और मेरा जाना जरूरी है। मेघा कहती है, हाँ भैया, मैंने अपने पापा को फोन किया था, लेकिन वो खुद शहर गए हैं। आप परेशान ना हो और आप चाहे तो घर जाकर आराम कर लीजिए। कल आपको दफ्तर जाना है। यहाँ चाची के पास मैं रुक जाऊंगी, और चाचा की कोई भी खबर मिलती है तो मैं किसी का भी फोन लेकर आपको बता दूंगी। दिनेश वापस सचिन के घर चला जाता है। अब रात हो चुकी थी। सचिन की बूढ़ी माँ घर पर अकेली थी। वह बेचारी सिसकियां ले लेकर रो रही थी। उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे चल फिर कर अपने काम कर रही थीं। खाना खाने के बाद दिनेश सचिन की माँ के पास जाकर बैठता है। दिनेश उनसे कहता है, अम्मा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चाचा अब खतरे से बाहर हैं, वह जल्द ही घर भी आ जाएंगे। सचिन की माँ कहती है, अरे बेटा, क्या करूं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। जैसे तैसे करके लड़की का ब्याह तो कर दिया।
वो तो ठीक ही रह रही है, लेकिन बेटा बहू को कोई खुशी नहीं मिली। ना सेहत की खुशी मिली, ना औलाद की खुशी मिली। मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। सचिन के पापा भी मुझे आधी उम्र में छोड़कर चले गए। अब जीने का मन नहीं करता, भगवान भी नहीं बुला रहा। दिनेश कहता है, ऐसी बातें क्यों करती हो अम्मा? भगवान से अच्छी प्रार्थना करो कि तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। सचिन की मां कहती है, सारी उम्र निकल गई प्रार्थना करते करते, कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। काम कारोबार भी कभी ठीक चलता है, कभी ऐसे ही चलता है। सचिन का यह एक्सीडेंट पहली बार नहीं हुआ, चौथी बार हुआ है। उसका शरीर तो अब इस दुनिया में रहने लायक भी नहीं बचेगा। तू बता रहा है पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब न जाने कितने दिनों के लिए काम से बैठ जाएगा। घर का खर्चा कितनी मुश्किलों से चलेगा। ऊपर से बबीता भी आए दिन बीमार रहती है। अब मेघा भी यहां पर है तो उसका भी तो खर्च उठाना ही पड़ रहा है। वो तो भला हो उस बेचारी का जो पूरे घर का काम निपटाती है, लेकिन वो भी कब तक यहां रुकेगी? 1-2 साल बाद वो भी अपने ससुराल चली जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत भली है। दिनेश शांति से बूढ़ी मां की बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद वह कहता है, अच्छा अम्मा, एक बात बताओ, तुम्हें इस घर में कुछ अजीब नहीं लगता? तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा हो रहा है तो इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश क्यों नहीं की? बूढ़ी अम्मा कहती है, वजह? कैसी वजह? दिनेश कहता है, मेरा मतलब आपकी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं, इतनी तकलीफें हैं, तो कभी आप किसी गुरु या बाबा से नहीं मिली? आजकल तो बहुत सारे लोग जॉब के लिए, सेहत के लिए, बच्चों के लिए गुरुओं के पास जा रहे हैं और उनके आशीर्वाद से वो अच्छा जीवन भी जी रहे हैं। दिनेश की इस बात पर सचिन की मां आंखें चौड़ी करते हुए कहती हैं, राम 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 राम। सचिन के सामने यह बात कह भी मत देना। मैंने उसे शुरू में बहुत कहा कि गांव जाकर सद्गुरु से मिले, लेकिन वह इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करता। पढ़ा लिखा जो है उसका बस चले तो घर में पूजा पाठ भी ना करवाए। वो भी भला हो मेरी बहू का जो जबरदस्ती दिन में एक बार पूजा कर लेती है। दिनेश हैरानी से कहता है, लेकिन ऐसे कैसे? सचिन चाचा को समझना चाहिए। सचिन की मां कहती है, अरे वो क्या समझेगा? शादी के 4 साल बाद जब उसकी कोई औलाद नहीं हुई, तब मैंने उससे कहा कि इसका इलाज करा ले। जब इलाज कराने गया तो सब कुछ ठीक ठाक था। दोनों पति पत्नी में से किसी में भी कोई कमी नहीं थी। फिर किसी ने मुझे बताया कि गांव में एक सद्गुरु रहते हैं। उनके आशीर्वाद से औलाद जरूर होती है, लेकिन मेरा बेटा उस सद्गुरु के पास गया ही नहीं। उसका साफ कहना है कि यह सब ढोंग ढकोसले होते हैं। इन सब में फंसना नहीं चाहिए। ये लोग पैसा लेकर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, और अगर कहीं पैसे नहीं भी लेते तो इनका काम केवल लोगों को बुरा करना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति इन सब बातों में कभी भी विश्वास नहीं करता। एक बार मैं पंडित जी को घर ले आई थी तो सचिन ने तमाम बवाल मचा दिया था। उनके सामने ही मेरी तमाम बेइज्जती की। मैंने भी फिर उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया। धीरे धीरे मैं भी बीमार रहने लगी। अब तो मैं बाहर आ जा भी नहीं सकती। किसी से क्या कहूं? ज्यादातर रिश्तेदार भी हमसे रख रखाव नहीं करते हैं, क्योंकि ना हमारे पास ज्यादा पैसा है और ना ही लोगों की आवभगत करने के लिए समय है। सचिन है कि पूरा पूरा दिन दुकान पर रहता है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से कमा नहीं पाता। फिर हम भी यही सोचकर शांत रह जाते हैं कि ज्यादा कमाई का करेंगे क्या, जब आगे कोई औलाद ही नहीं है। दिनेश घड़ी में समय देखता है तो 10 बज चुके थे। वह सचिन की मां से कहता है, अच्छा अम्मा, अब मैं सोने चलता हूं, सुबह दफ्तर जाना है। इतना कहकर दिनेश बैठक में जा रहा था कि तभी उसे बरामदे की दीवार पर एक परछाई दिखाई देती है, और वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर ही आती है। दिनेश घबरा जाता है और वापस सचिन की मां के कमरे में चला जाता है। दिनेश के चेहरे पर डर देखते ही अम्मा कहती हैं, अरे क्या हुआ दिनेश बेटा? दिनेश कहता है, कुछ नहीं, मैंने कुछ देख लिया। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, क्या देख लिया? कोई भूत देख लिया क्या? दिनेश रहस्यमयी तरीके से कहता है, हां, शायद वह भूत ही था। दिनेश के ऐसा कहने पर बूढ़ी अम्मा भी कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर वह कहती है, अरे
ये कैसी बातें करता है, भूत वूत कुछ नहीं होता। दिनेश मन ही मन हनुमान जी को याद करता है और फिर बैठक में चला जाता है। इधर उधर की बातें सोचते हुए दिनेश को नींद आ जाती है। फिर वह देखता है कि आसपास कच्ची सड़क है, कहीं कहीं इक्का दुक्का मकान पक्के हैं और बाकी सारे मकान कच्चे हैं। आसपास धूल भरी हवाएं चल रही हैं। ऐसे में एक व्यक्ति खुद को एक चादर में छिपाए एक अध पक्के मकान के आगे रुकता है। वह आदमी अपने दाएं बाएं अच्छी तरह देखता है और फिर जल्दी से अपनी चादर हटाकर एक खुरपे से मकान की चौखट खोदता है। उस आदमी के पास झूठ का एक थैला था। वह उस थैले से मिट्टी की एक छोटी हंडिया निकालता है और उस पर 3 बार थूकता है। फिर उस हंडिया को जमीन में दबा देता है। मिट्टी ढकने के बाद वह उस जगह पर उल्टा ओम बना देता है और मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दिनेश अपने आसपास देखता है तो पाता है कि ये तो सचिन चाचा का ही मकान है। ये देखते ही दिनेश घबराकर उठ जाता है। उसकी नज़र खिड़की पर जाती है जिसके पर्दे तेजी से हवा में लहरा रहे थे और थोड़ी थोड़ी धूल बैठक के अंदर भी आ रही थी। तभी दिनेश को अपने कानों के पास किसी की सांसों की आवाज़ आती है। दिनेश घबराकर बिस्तर से नीचे उतरता है और जल्दी से कमरे की लाइट जलाता है, लेकिन वह जैसे ही लाइट जलाता है लाइट अपने आप बुझ जाती है। दिनेश इस घटना से थोड़ा घबरा जाता है और हपड़ धप्पड़ में बैठक के बाहर जाता है। एक बार फिर वह मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। वह बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। अब उसकी नींद गायब हो चुकी थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह वापस बैठक में जाकर आराम करे। तभी उसे अपना वो सपना याद आया जो उसने कुछ मिनट पहले ही देखा था। दिनेश मन ही मन सोचने लगा कि वो सपना कितना अजीब था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सपना मुझे कोई सच्चाई बताना चाहता हो। ये सोचकर दिनेश जल्दी से घर का मुख्य दरवाजा खोलता है और चौखट की तरफ देखता है। वो चौखट जो दिनेश ने सपने में कच्ची देखी थी, अब उस पर सीमेंट लगा हुआ था और वो एक पक्की चौखट थी। दिनेश कुछ देर तक उस चौखट को देखता ही रहता है। फिर अचानक दिनेश को उस चौखट पर काले रंग के पैरों के निशान की छाप दिखाई देने लगती है। दिनेश यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर पहले तक तो यहाँ कोई भी निशान नहीं थे और अभी ये पैर किसके छप गए, और वो 2 जोड़ी पैरों के निशान थे। दिनेश का गला सूखने लगा था और वह पसीने से तरबतर हो रहा था। दिनेश घबराकर वापस घर में आता है और देखता है कि वो काले निशान की छाप अब घर में भी है। दिनेश समझ जाता है कि उसने जो सपना देखा है वह उसे यूं ही नहीं आया, वो सच में एक हकीकत है। इस सपने के जरिए भगवान ने उसे यह बताया है कि इस घर में कुछ ऐसा दबा हुआ है जिसकी वजह से आज इस घर के लोग परेशान रहते हैं। दिनेश को वो रात काटनी काफी भारी हो गई थी। वह जैसे तैसे करके रात तो काट लेता है और अगली सुबह भारी मन के साथ दफ्तर भी चला जाता है, लेकिन हर समय उसके दिमाग में केवल सचिन के घर की घटनाएं घूम रही थीं। वह अपना ध्यान उन सब घटनाओं से हटा ही नहीं पा रहा था। दफ्तर से आने के बाद दिनेश नहा धोकर तुरंत अस्पताल जाता है। वहां जाकर वह सचिन से मिलता है तो पाता है कि बबीता सचिन के पास ही बैठी है। अब सचिन बोल पा रहा था। तब सचिन बताता है कि किस तरह उसका एक्सीडेंट हो गया। सचिन यह भी बताता है कि मेघा उसके पास आई थी और बबीता की तबीयत के बारे में बता रही थी। सच में सचिन बहुत परेशान था। दिनेश के मन में भी बहुत हलचल हो रही थी। बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। इसलिए वह ज्यादा देर न करते हुए सचिन से कहता है, सचिन चाचा, आपसे एक बात करनी है, शायद आपके काम की ही हो। सचिन गंभीर होकर कहता है, मेरे काम की? क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? दिनेश कहता है, मैं जानता हूं आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अंधविश्वास को बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन देखिए, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे भगवान की ओर से वरदान या अभिशाप मिला है कि मैं कुछ अदृश्य शक्तियों को महसूस कर सकता हूं, कुछ ऐसी चीजों को महसूस कर सकता हूं जो हमारे आसपास होती है लेकिन हर किसी को दिखती नहीं है। सचिन कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। दिनेश कहता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके घर में जरूर कोई बला है जिस वजह से आप इतने परेशान हो।
ये सुनते ही सचिन अपना माथा सिकोड़ने लगता है और कहता है, अरे दिनेश, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हो, नई नई जॉब लगी है और इस तरह की बातें नहीं, तुम पर शोभा नहीं देती। दिनेश कहता है, आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप मुझे झुठला नहीं सकते। मैं एक साइकिक व्यक्ति हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ऊपर आई हुई परेशानियां यूं ही नहीं हैं। आपके घर पर किसी बला का असर जरूर है। मैं यह तो नहीं जानता कि वह बला क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि किसी ने आपका बुरा किया है, इसीलिए आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। देखो चाचा, वैसे तो मुझे आपके पारिवारिक मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब से यहां आया हूं तब से मुझे यहां पर कुछ अदृश्य और नकारात्मक शक्तियों का आभास हो रहा है। मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं। मैं यही सोचता रहा कि हर जगह अच्छी बुरी चीज तो होती ही है, यहां भी होगी, लेकिन वो जो भी शक्तियां हैं वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। वो मुझ पर भी हावी हो रही हैं। देखिए, मैं तो अपना बचाव कर लूंगा, क्योंकि मेरे पंडित जी ने मुझे बचाव के लिए एक माला दे रखी है। वो शक्ति शायद मेरा ज्यादा कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन आप लोगों की जान पर बना सकती है। इसलिए हो सके तो आप किसी अच्छे गुरु से मिलकर अपनी परेशानियों का निवारण कर लीजिए। सचिन कहता है, दिनेश, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम अपने बारे में क्या क्या बोले जा रहे हो। दिनेश कहता है, चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आप गोविंद चाचा से पता कर सकते हैं। मेरी इस शक्ति के बारे में मेरा पूरा गांव जानता है। मुझे बचपन से ही अनदेखी चीजें दिखाई देती हैं। मैं उन चीजों को देख सकता हूं जिसे आप नहीं देख सकते। मैंने कई बार कई तरह के भूत प्रेत भी देखे हैं, जिन्हें देखकर मैं बहुत डर जाया करता था। और जब से मेरे गुरुजी ने मुझे यह माला दी है और मैंने इसे अपने पास रखा है, तब से मैं कुछ चीजों को देख तो सकता हूं, लेकिन उनसे डरता नहीं हूं। देखिए, आपने मेरे लिए इतना किया, मुझे यहां आसरा दिया, मुझे अपना माना, इसलिए मैं भी आपको अपना मानकर आपको यह सलाह दे रहा हूं कि एक बार आप किसी अच्छे पंडित जी से या किसी गुरुजी से मिलकर अपने घर के बारे में पता लगाइए। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके घर की चौखट पर किसी ने कोई तंत्र गाढ़ रखा है। सचिन को दिनेश की बातों में काफी सच्चाई नजर आ रही थी। हालांकि सचिन इन बातों में यकीन नहीं करता था, लेकिन फिर भी दिनेश के एक एक शब्द सचिन के दिल और दिमाग पर गहराई से छाप छोड़ रहे थे। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ देर के लिए सचिन बिल्कुल शांत हो जाता है। वह सोचता है, क्या सच में दिनेश जो कह रहा है वह हकीकत है? दिनेश कहता है, चाचा, आप खुद ही सोचिए, आप में और चाची में कोई कमी नहीं है, फिर भी अभी तक आपकी कोई औलाद क्यों नहीं हुई? मैंने सुना है कि आपकी शादी को बहुत समय हो गया है। चलिए, इसे छोड़िए, ये नसीब की बात है और भगवान की मर्जी। चाची आए दिन बीमार रहती हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आप अपने काम में इतनी मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी घर के खर्चे को लेकर दिक्कत क्यों रहती है? सब कुछ अच्छा है, उसके बावजूद भी कुछ भी अच्छा नहीं है। आप एक बार जरूर सोचिए, मेरी बातों का यकीन कीजिए। मैं कोई ढोंगी बाबा नहीं हूं, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं और मैंने इन चीजों को महसूस किया है, इसीलिए आपसे बता रहा हूं। ये चीजें होती हैं, भूत प्रेत तंत्र रहस्य, ये दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और आप इसे नकार नहीं सकते। दिनेश की बातें सुनकर सचिन की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। वह उसका कोई जवाब नहीं दे पाता, बस सोचता रह जाता है। वहीं दूसरी ओर दिनेश को आज अपना एक मेडिकल चेकअप कराना था। यह उसकी सरकारी जॉब के लिए जरूरी था। मेडिकल चेकअप इसी अस्पताल में होना था, क्योंकि यह भी एक सरकारी अस्पताल ही था। शाम 7 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। दिनेश डॉक्टर के केबिन में जाता है। दिनेश का MRI होना था, जिसके लिए उसे अपने शरीर से हर तरह की मेटल की चीजें उतारनी थी और उन चीजों में उसके गले की माला भी आती थी। दिनेश उस माला को उतारकर अपने दफ्तर के बैग में रख देता है और अपनी जांच कराने लगता है, लेकिन वह अपनी माला को दोबारा गले में डालना भूल जाता है। उस रात मेघा की भी अचानक तबीयत खराब हो गई थी।
इसीलिए दिनेश मेघा से कहता है कि आज वह घर जाकर आराम कर ले और आज उसकी जगह खुद दिनेश रुक जाएगा। बबीता की हालत में अब पहले से काफी सुधार था, इसलिए वह अपने पति के पास थी। दिनेश की बातें सुनकर सचिन का मन काफी बेचैन हो गया था, इसलिए वह बबीता से कहता है कि उसे कल ही यहां से डिस्चार्ज होना है। वह घर पर ही इलाज करा लेगा। हालांकि बबीता और दिनेश इस बात के लिए मना भी करते हैं, लेकिन सचिन अपनी जिद के आगे किसी के चलने नहीं देता और अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज ले लेता है। इस बार जब सचिन अपने घर में प्रवेश करता है तो उसे भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस घर में कुछ तो बहुत गलत हो रहा है। सचिन को कमरे में आराम करने के लिए कहा गया था, लेकिन वह बिस्तर पर लेट ही नहीं पा रहा था। बार बार उठकर बैठ जाता था, जबकि बबीता बार बार उसे आराम करने के लिए कहती थी। फिर हार कर सचिन अपनी पत्नी बबीता को दिनेश की बातें बताता है। वो बातें सुनकर बबीता तुरंत कहती है, हो सकता है दिनेश जो कह रहा हो सही हो। अम्मा ने भी तो आपसे बहुत पहले कहा था एक सद्गुरु से मिलने के लिए, लेकिन आपने कभी उनका यकीन ही नहीं किया। वैसे अब क्या सोचा आपने? सचिन ने कहा, मैं दिनेश की बातों पर एकदम यकीन नहीं कर सकता। मैं एक बार अपनी चौखट को खुदवाऊंगा, उसके बाद ही किसी बाबा या गुरु के पास जाऊंगा। एक काम करना, तुम कल ही बन्नेलाल के पास जाना, मैं कल ही उस चौखट को खुदवाऊंगा। अगर दिनेश में सच में कोई पावर है तो हमारी चौखट में जरूर कुछ तो निकलेगा। बबीता अगले दिन बन्नेलाल को बुला लेती है और सबके सामने ही सचिन घर की चौखट खुदवाता है। जिस समय सचिन अपने घर की चौखट खुदवा रहा था, उसी समय दिनेश भी दफ्तर से वापस आ जाता है। सचिन तीखी नजरों से दिनेश को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि सचिन के मन में अभी भी भ्रम है, लेकिन दिनेश को इस बात की खुशी थी कि कम से कम सचिन ने उसकी बात पर थोड़ा तो यकीन किया। वहीं दूसरी ओर दिनेश के मन में भी कहीं ना कहीं यह डर बना हुआ था कि कहीं उसकी बात झूठ न निकले, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं था। उसने जो भी चीजें महसूस की थी वह हकीकत में होती थी। सचिन, बबीता और दिनेश की नजर चौखट पर बनी हुई थी और फिर लगभग 3 फुट का गड्ढा करने पर सच में एक छोटी सी हंडिया मिलती है। उस हंडिया को देखते ही सचिन हैरानी से दिनेश की ओर देखता है और दिनेश की आंखों में भी चमक आ जाती है। बबीता वो हंडिया देखकर घबरा जाती है। बन्नीलाल की आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत अपना फावड़ा रोकता है और सचिन को देखकर कहता है, सचिन भाई, ये क्या है? सचिन मौन था। वह खुद नहीं जानता था ये जो भी है क्या है। सचिन बन्नेलाल से कहता है, इसे ऊपर निकालो। लेकिन बन्नेलाल इतना बेवकूफ नहीं था कि वो ये समझ ना पाए कि आखिर ये हंडिया कैसी है। उस हंडिया पर एक लाल कपड़ा बंधा हुआ था। बन्नेलाल तुरंत कहता है, अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? मैं ये नहीं छू सकता, आप खुद देखो ना। मुझे यहाँ आपने गड्ढा खोदने के लिए बुलवाया था, अब ये उठाने का काम आप जानो। सचिन के पैर में चोट थी, इसीलिए वह ज्यादा झुक नहीं सकता है। सचिन बबीता की ओर देखता है। बबीता को खुद भी डर लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही गड्ढे से हंडिया उठाने को झुकती है, वैसे ही दिनेश कहता है, चाची रुको, आप इसे मत छुओ, मैं उठाता हूं। दिनेश बेचारा खुद आगे बढ़ता है और उस हंडिया को उठा लेता है। दिनेश हंडिया के ऊपर बंधे लाल कपड़े को हटाता है और देखता है कि उस हंडिया में मिट्टी की एक छोटा सा पुतला रखा है और 5 लौंगे भी रखी है। मिट्टी के पुतले के ऊपर काले रंग के बहुत सारे धागे भी लिपटे हुए हैं। अब सचिन के मन में ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। लेकिन दिनेश की बात सच होने पर कहीं ना कहीं सचिन को चिंता होने लगती थी। फिर भी सचिन इस तरह बिहेव करता है जैसे इन सब चीजों से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सचिन दिनेश के हाथ से वो हंडिया लेता है और गुस्से में लंगड़ाते हुए पास बने कूड़ेदान के पास जाकर उस हंडिया को फेंक देता है। दिनेश भी पीछे पीछे जाता है और कहता है, अरे चाचा, ये आपने क्या किया? सचिन गुस्से से हाथ दिखाकर दिनेश को रोकता है और कहता है, मैं मानता हूं कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन अब जो भी बला है वह खत्म हो चुकी है। मैंने इसे अपने घर से बाहर फेंक दिया। दिनेश कहता है, लेकिन चाचा, आपको उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। सचिन कहता है, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूं।
चलो अब अंदर चलो, थके हुए होंगे, नहा धोकर खाना खा लो। सब लोग वापस घर में आ जाते हैं। सभी के मन में एक डर ने जन्म ले लिया था, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। मेघा किचन में अकेले काम कर रही थी। गैस चूल्हे पर सब्जी रखी हुई थी, भगोने के अंदर चमचा भी रखा हुआ था और एक तरफ मेघा रोटियां बेल रही थी। तभी वह देखती है कि भगोने के अंदर का चम्मच अपने आप ही इधर उधर हो रहा है। मेघा के हाथ एकदम रुक जाते हैं। वह कुछ कदम पीछे हट जाती है और झट से गैस बंद कर देती है। गैस बंद करने के बाद भी वो चमचा अपने आप ही हिले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सब्जी चला रहा है। मेघा चमचे को पकड़ लेती है, चमचा रुक जाता है। मेघा गहरी सांस लेती है और दोबारा अपना काम शुरू कर देती है। किचन का काम लगभग निपट चुका था। तभी किचन की एक अलमारी से 2-3 डिब्बे एक के बाद एक गिर जाते हैं। मेघा पलट कर देखती है तो वो मसाले के डिब्बे थी जो गिर के बिखर चुके थे। डिब्बों की गिरने की आवाज से बबीता भी किचन में आती है और पूछती है, क्या हुआ मेघा, सब ठीक तो है? मेघा कहती है, पता नहीं ये डिब्बे कैसे गिर गए, मैंने तो काफी अंदर रखे थे। बबीता कहती है, चलो कोई बात नहीं, तुम जाकर खाना लगाओ, ये मैं समेट कर आती हूं। बबीता किचन में सफाई करने लगती है। तभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे किसी ने उसके बाल पकड़कर खींचे। बबीता घबराकर पीछे पलटती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। बबीता अपने सिर पर पल्लू रख लेती है, फिर उसे अपनी कमर पर किसी स्पर्श का एहसास होता है। इस बार बबीता बुरी तरह डर जाती है और जल्दी से उल्टी सीधी सफाई करके बाहर आ जाती है। सभी लोग खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में लेटने चले जाते हैं। उस घर में बैठक के अलावा 2 कमरे और थे जिनमें लोग रहते थे और बाकी का हिस्सा ऊपर की तरफ भी बना हुआ था, लेकिन ऊपर कोई रहता नहीं था। सचिन की मां अक्सर बरामदे में ही सोया करती थी, जबकि बबीता और मेघा एक कमरे में सोते थे और सचिन दूसरे कमरे में सो जाता था। रात का लगभग 1 बज रहा था। बबीता को अपनी सास के पुकारने की आवाज आती है, जिससे बबीता की आंख खुल जाती है। वह सोचती है शायद अम्मा को किसी चीज की जरूरत होगी, इसीलिए उसे आवाज लगा रही हैं। बबीता उठकर बरामदे में आती है तो देखती है कि अम्मा तो यहाँ है ही नहीं। चारपाई पर बिस्तर पड़ा था, लेकिन अम्मा नहीं थी। बबीता अपनी सास को आवाज लगाती है, अम्मा, ओ अम्मा। तभी बबीता के कानों में अम्मा के खांसने की आवाज आती है और वह आवाज ऊपर से आ रही थी। बबीता मन ही मन सोचती है, यह अम्मा इतनी रात को ऊपर क्या करने गई हैं? लाइट तो आ रही है। बबीता भी छत पर चली जाती है। छत पर 2 कमरे बने हुए थे और बाकी का हिस्सा खुला हुआ था। बबीता देखती है कि अम्मा छत की मुंडेर पर बैठी हैं और उनके दोनों पैर बाहर की तरफ लटके हुए हैं। ये देखकर बबीता बुरी तरह घबरा जाती है। वह सोचती है कि आखिर अम्मा को क्या हुआ, वह इस तरह से छत पर क्यों बैठी है। बबीता तुरंत आवाज लगाती है, अम्मा, ये क्या कर रही हो? तभी अम्मा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बबीता की ओर देखती हैं। वह अपनी बहू बबीता को कुछ सेकंड के लिए इस तरह से घूरती है जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार को घूरती है। अम्मा के घूरने पर बबीता को भी अजीब सा एहसास होता है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे ये उसकी अम्मा है ही नहीं। उसकी अम्मा की आंखें थोड़ी छोटी थीं, जबकि उस समय अम्मा की आंखें काफी बड़ी लग रही थीं। बबीता घबराते हुए अम्मा की तरफ एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। बबीता जैसे ही अम्मा के बिल्कुल करीब पहुंचती है, अम्मा तुरंत नीचे कूद जाती हैं। बबीता एकदम चिल्लाती है, अम्मा, अम्मा। बबीता को कुछ समझ नहीं आता, वह बस चिल्लाती रह जाती है। तभी घर में मौजूद अन्य लोगों की आंख भी खुल जाती है। मेघा देखती है कि बबीता काकी उसके पास नहीं है और उनकी आवाज भी आ रही है। वह जल्दी से उठकर बाहर जाती है। उसे बबीता की आवाज ऊपर से आ रही थी। सचिन भी बरामदे में मौजूद था। उसके पैर में चोट थी, इसलिए वह जीने पर चल नहीं सकता था। लेकिन वह दिनेश से कहता है, दिनेश, ऊपर जाकर देखो क्या हो गया। दिनेश और मेघा ऊपर जाते हैं तो पाते हैं कि बबीता रो रही है और अम्मा अम्मा चिल्ला रही है। मेघा बबीता से पूछती है कि क्या हो गया, और जैसे ही मेघा और दिनेश नीचे झांकते हैं, वे अम्मा को नीचे गिरा हुआ पाती है। दिनेश जल्दी से नीचे आकर अम्मा को संभालता है,
लेकिन अम्मा अब मर चुकी थीं। दिनेश अम्मा को उठाकर घर के अंदर लाता है। वह उनके मुंह पर पानी छिड़कता है, उन्हें पानी पिलाता है, लेकिन अम्मा कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। आनन फानन में वे लोग तुरंत डॉक्टर को घर बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। यह सब कुछ अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि घर परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आता कि अम्मा को हुआ तो हुआ क्या, जबकि छत की ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई गिरकर मर सके। बबीता रोते हुए कहती है, मुझे तो लगता है यह सब कुछ उस हंडिया की वजह से हुआ है। सुबह तक आस पड़ोस के लोग सचिन के घर मौजूद थे और अम्मा की मौत की वजह पूछ रहे थे, लेकिन सचिन बेचारा क्या कहता। बबीता ही रो रो के अपनी कहानी सुना रही थी। पड़ोस के लोग भी हैरान थे कि बबीता के घर से कुछ तंत्र की सामग्री निकली है। लोग भी डर चुके थे और इतना ज्यादा डर गए थे कि बस जल्दी से अपने घर जाना चाहते थे। उन्हें भी अब बबीता के घर रुकते हुए डर लग रहा था। अम्मा के अंतिम संस्कार के बाद सचिन मायूस अपने कमरे में बैठा था। तभी दिनेश उसके पास आया और बोला, चाचा जी, मेरे क्वार्टर का इंतजाम हो चुका है। मैं 1-2 दिन में शिफ्ट करने की तैयारी करूंगा। आप मेरी एक बात मानिए। सचिन कहता है, कौन सी बात? दिनेश कहता है, देखिए, आपकी मां ने जिस सद्गुरु से मिलने के लिए कहा था, एक बार उनसे मिल लीजिए। सचिन कहता है, लेकिन दिनेश। अब सचिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और दिनेश उसकी बात को काटते हुए कहता है, लेकिन वेकिन क्या चाचा, अब तो मुझे आपका विश्वास ही अंधविश्वास लग रहा है। एक बार किसी की बात मानने में भला क्या बुराई है। इतने में ही मेघा और बबीता भी सचिन के पास जाती हैं और किचन में हुई घटना के बारे में बताती हैं। अब सचिन सबकी बात को तो नहीं झुठला सकता है, इसीलिए वो कहता है, अच्छा ठीक है, बबीता कल मेघा को लेकर सद्गुरु जी के पास चली जाएगी। वैसे तुम जानती हो ना कि अम्मा किस बाबा की बात कर रही थी? बबीता कहती है, हाँ मैं जानती हूं। केशवपुर गांव में ही एक गुरुजी हैं जो तंत्र मंत्र का इलाज करते हैं। सचिन कहता है, ठीक है, कल सुबह ही तुम दोनों गुरुजी से मिलने के लिए निकल जाना। दिनेश के मन में अब संतुष्टि आ गई थी कि चलो अच्छा है, अब इस घर की परेशानियों का निवारण हो जाएगा। इस घर में मौजूद अदृश्य शक्तियों के पीछे आखिर क्या कारण है, सब कुछ पता चल जाएगा और हो सकता है कि सचिन के परिवार का जीवन भी सुधर जाए। लेकिन उस रात दिनेश एक बहुत ही भयानक प्रक्रिया से गुजरता है। दिनेश बेफिक्र होकर सो रहा था। अचानक लाइट चली जाती है। गर्मी के कारण दिनेश की आंख खुल जाती है। वह करवटें बदलता रहता है। उसकी नजर खिड़की पर जाती है तो खिड़की खुली हुई थी, लेकिन हवा का नामो निशान नहीं था। उमस भरा मौसम था। दिनेश काफी बेचैन होने लगा था। एक तरह से उसकी नींद लगभग टूट ही चुकी थी। वह उठकर बैठ जाता है, तभी उसे खिड़की से आवाज आती है, दिनेश। दिनेश झट से खिड़की की तरफ देखता है। उसे खिड़की के बाहर सड़क पर कोई खड़ा दिखाई देता है। वह कौन था? दिनेश ठीक से देख नहीं पाता, इसीलिए वह उठकर खिड़की के पास जाता है। लेकिन जैसे ही दिनेश खिड़की के बाहर देखने की कोशिश करता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। आसपास केवल अंधेरा ही अंधेरा था। दिनेश पलटकर वापस आने के लिए मुड़ता है कि तभी उसकी गर्दन खिड़की के जंगले से चिपक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रस्सी से उसका गला घोंट रहा है। दिनेश बेचारा चिल्ला भी नहीं पाता। वह अपने हाथ पैर छटपटाता रहता है, लेकिन उसे किसी ने कसकर पकड़ रखा था। दिनेश को समझते हुए देर नहीं लगती कि ये उसी अदृश्य शक्ति का काम है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके गले में अब वह माला नहीं है जो उसके पंडित जी ने दी थी। ये सोचकर दिनेश की हिम्मत जवाब देने लगती है। वह बार बार अपनी आंखें बंद कर रहा था। वह किसी तरह से उस अदृश्य शक्ति से छूटना चाहता था। इसी बीच जब एक बार दिनेश अपनी आंखें बंद करके आंखें खोलता है तो उसके सामने एक भयानक चेहरा आ जाता है। वो चेहरा इतना भयानक था कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। उस चेहरे की खाल गली हुई थी और खाल टपक भी रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़े हुए मांस से बना हुआ चेहरा है। उसकी आंखें इतनी खतरनाक थी कि कोई भी देखकर चिल्ला उठे। दिनेश भी चिल्लाना चाहता था, लेकिन चिल्लाना उसके बस में नहीं था।
उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह बस मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है, लेकिन उसका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा था क्योंकि उसे इतनी तकलीफ हो रही थी। उसका सारा दिमाग उसके दर्द पर था, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके जैसे तैसे करके हनुमान जी को याद करता है और उस बुरी शक्ति से छूट जाता है। दिनेश जोर जोर से सांसें ले रहा था। वह बिस्तर पर बैठ जाता है और एक गिलास पानी पीता है। दिनेश जल्दी से अपने बैग से वो माला निकालता है। वह उस माला को पहनने ही वाला था कि तभी उसे एक धक्का सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तेजी के साथ उसे धक्का दिया। वह धक्का इतनी तेज था कि दिनेश बिस्तर से सीधा नीचे गिर जाता है। उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। जब वह नीचे गिरता है तो उसके हाथ से माला छूटकर बेड के नीचे गिर जाती है। उस समय दिनेश के दिल पर तेजी के साथ दर्द होता है, क्योंकि उस समय भी किसी अदृश्य शक्ति में उसके दिल पर वार किया था। दर्द की वजह से इस बार दिनेश की आवाज निकल जाती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि एक ही आवाज में सचिन, बबीता और मेघा उठ जाते हैं और जल्दी से दिनेश के कमरे में आते हैं। दिनेश जमीन पर बेहाल पड़ा था। बबीता और नेहा जल्दी जल्दी दिनेश को संभालते हैं। मेघा उसे पानी पिलाती है। दिनेश अपने साथ हुई घटना को उन सभी को बताता है, जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सचिन कहता है, दिनेश, हमारी वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में आ गई है। तुम जल्द से जल्द यहां से चले जाओ। दिनेश कहता है, हाँ, मेरा इंतजाम हो गया है। 1-2 दिन बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन सचिन चाचा, यहां जो कुछ भी है वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो बहुत ही खतरनाक है। सभी लोगों की नींद उड़ चुकी थी। दिनेश बेड के नीचे से अपनी माला निकालकर पहन लेता है और बताता है कि किस तरह से इस माला की वजह से उन अदृश्य शक्तियों से आज तक बचा हुआ है, वरना न जाने कितनी शक्तियों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सभी लोग बैठक में बैठे हुए थे। लाइट का अता पता नहीं था। आज फिर बाथरूम से पानी की आवाज आती है। दिनेश कहता है, सभी लोग तो यहां बैठे हैं, तो बाथरूम का पानी किसने खोला? मेघा कहती है, मुझे लगता है जिस अदृश्य शक्ति की बात तुम कर रहे हो, यह उसी का काम है। सचिन कहता है, लेकिन हमारे यहाँ की टंकी अक्सर खराब ही रहती है। तब दिनेश कहता है, ऐसा नहीं है चाचा, क्या आपके घर की टंकी और बिजली हर वक्त खराब रहती है? जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना वास करती है, वहां के नल से हमेशा पानी रीसता रहता है। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिनों पहले भी मैंने बाथरूम का नल बंद किया था, तब भी बाथरूम में कोई नहीं था और दरवाजा खुला हुआ था। जहां तक मैं समझता हूं कि आपके घर में भी बाथरूम का दरवाजा बंद ही रखा जाता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो बाहर चलकर देखो, शायद अभी बाथरूम का दरवाजा खुला होगा। मेघा कहती है, नहीं नहीं, मैं कुछ देर पहले ही बाथरूम में गई थी और मैंने बाथरूम की कुंडी बाहर से लगाई है। ये सुनते ही दिनेश जल्दी से बाहर जाता है तो देखता है सच में बाथरूम का दरवाजा खुला है। न केवल दिनेश बल्कि सभी लोग बाथरूम के दरवाजे को खुला हुआ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। सचिन के परिवार वालों ने कभी इन बातों पर गौर ही नहीं किया था। टंकी से पानी बहने की आवाज अभी भी आ रही थी। दिनेश हिम्मत करके बाथरूम में जाता है और लाइट जलाता है, लेकिन इस बार उसे नल से पानी बहता हुआ नहीं दिखता, बल्कि खून दिखाई देता है। खून देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है और बाहर भाग कर आता है। तभी सचिन कहता है, क्या हुआ? दिनेश कहता है, वो अंदर खून है। ये सुनते ही सचिन जल्दी से बाथरूम में जाता है तो देखता है कि न केवल अब टंकी से खून बह रहा है, बल्कि बाथरूम में भी जगह जगह खून की छींटें पड़ी हैं। सचिन के मन में जो थोड़ा बहुत वहम बचा था, अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि इस घर में बहुत बड़ी बला है। वे लोग बाथरूम का दरवाजा बंद करके वापस बैठक में आ जाते हैं। बबीता घबराते हुए कहती है, हे भगवान, आज से पहले तो घर में इस तरह की चीजें हमने कभी नहीं देखी, आज ये क्या हो रहा है? दिनेश कहता है, मुझे लगता है उस हंडिया के निकलने की वजह से अदृश्य शक्तियां नाराज हो गई हैं और इस तरह की हरकतें कर रही हैं। मेघा कहती है, लेकिन उन्होंने पहले यह सब कुछ क्यों नहीं किया? अब हमें इस तरह से क्यों डरा रही है?
दिनेश कहता है, यह तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है वो अब तक इस घर को दीमक की तरह खोखला कर रही हो, लेकिन आज जब उनका सच सामने आ गया तो हम पर हावी होना चाहती हो। सचिन कहता है, बबीता, तुम सुबह पहली बस से ही गुरुजी के पास जाना और हो सके तो कल ही उन्हें लेकर आना। उनसे कहना जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वह हमारे घर जरूर आए। तभी दिनेश कहता है, चाचा, मेघा और बबीता, चाची तो कल गुरुजी के पास चली जाएंगी और मैं दफ्तर चला जाऊंगा। शायद कल मुझे दफ्तर से आने में भी देर हो जाए। ऐसे में आप घर पर अकेले रहोगे, मुझे ठीक नहीं लगता। मेरी मानो तो आप भी कहीं चले जाओ। बबीता जी दिनेश का साथ देते हुए कहती हैं, हाँ, दिनेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप घर में अकेले रहोगे, भगवान ना करें आपके साथ कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। दिनेश कहता है, ऐसा करेंगे, मैं कल सचिन जी को उनकी दुकान पर छोड़ दूंगा और फिर अपने दफ्तर के लिए निकल जाऊंगा। सभी को ये ठीक लगता है। सचिन की डेयरी प्रोडक्ट की दुकान थी, इसलिए वह सुबह 5 बजे करीब अपनी दुकान खोल लेता था। प्लानिंग के अनुसार दिनेश सचिन को उसकी दुकान पर छोड़ आता है। वहीं दूसरी ओर लगभग 6:30 बजे करीब बबीता और मेघा घर से गांव जाने के लिए निकल गए थे, क्योंकि सुबह की पहली बस 7 बजे की थी। दिनेश मेघा और बबीता को भी बस स्टैंड तक छोड़कर आ जाता है। अब दिनेश घर में अकेला था। कुछ ही देर में उसे भी अपने दफ्तर के लिए निकलना था। दिनेश मेज पर रखे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक कर रहा था। उसके पीछे ही उसकी कुर्सी भी थी। तभी उस कुर्सी के खिसकने की आवाज आती है। दिनेश जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, कुर्सी उससे 4 कदम की दूरी पर जा चुकी थी। दिनेश को यह देखकर हैरानी होती है। दिनेश उस कुर्सी को देख ही रहा था कि तभी उसके डॉक्यूमेंट हवा में उड़कर इधर उधर बिखर जाते हैं। वह जल्दी जल्दी अपने डॉक्यूमेंट उठाता है और समेटता है। उसकी नजर घड़ी पर जाती है तो घड़ी में 8 बज चुके थे। वह खुद से ही कहता है, हे भगवान, 8 बज गए, मुझे तो देर हो गई। लेकिन तभी वह कुर्सी तेजी के साथ दिनेश के पैरों पर आ लगती है और दिनेश चीखता हुआ जमीन पर गिर जाता है। तभी उस कुर्सी से आवाज आती है, चला जा यहां से, चला जा, वरना तू भी मेरे बंधन में बंध जाएगा, फिर मैं तेरा भी नाश कर दूंगा। दिनेश घबराकर कहता है, कौन कौन है यहां? तभी एक कर्कश हंसी की आवाज चारों तरफ गूंजती है। दिनेश घबराकर चारों तरफ देखता है। उसे दीवार के हर कोने से हंसने की आवाज आ रही थी। फिर एक आवाज आती है, अगर मैं तेरे सामने आ गया तो तू दहशत से ही मर जाएगा, इसीलिए चला जा यहां से। अब हंसी की आवाज गुस्से की गुर्राहट में बदलती जा रही थी। दिनेश बुरी तरह घबरा गया था। वह अपनी माला को छूता है, फिर माथे से लगाकर चूमता है। वह मन ही मन हनुमान जी को याद करता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता है। दिनेश जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट अपने बैग में रखता है और तुरंत घर से निकल जाता है। दिनेश लगभग दोपहर 3 बजे तक फ्री हो चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह वापस घर जा पाए। इसीलिए वह सीधे सचिन के पास चला जाता है और सुबह हुई घटना को सचिन को बताता है, जिसे सुनकर सचिन कहता है, चलो दिनेश, तुमने यह अच्छा किया कि तुम अकेले घर नहीं गए। मैं कुछ ही देर में दुकान बंद कर दूंगा, फिर हम साथ घर चलेंगे। हो सकता है अब तक बबीता भी आ गई हो। कुछ ही देर में सचिन और दिनेश घर चले जाते हैं, लेकिन बबीता अभी तक नहीं आई थी। घर जाने के बाद दिनेश थकान मिटाने के लिए 2 कप चाय बनाने लगता है। वह चाय छलनी से छान रहा था। अचानक उसके हाथ कंपकपाने लगते हैं। कप में चाय की जगह काला काला पदार्थ छन रहा था और उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। अचानक दिनेश चाय का पतीला फेंक देता है और घबराते हुआ बाहर आ जाता है। वह सचिन से कहता है, सचिन चाचा, इस घर में रुकना सही नहीं है, चलो वापस दुकान पर चलते हैं। सचिन कहता है, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? दिनेश कहता है, पता नहीं, यहां कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी जान को खतरा है, बस तुम जल्दी से चलो। दिनेश को कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। मन ही मन में उसे कुछ बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। उसका मन बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। वह सचिन को संभालते हुए घर से बाहर लेकर जा रहा था
कि तभी उनके घर में एक तेज चीखने की आवाज आई। उस आवाज को सचिन ने भी सुना था और वो भी घबरा गया था। सचिन घबराकर बोला, ये किसकी आवाज थी? दिनेश ने कहा, इन आवाजों को मत सुनो और जल्दी से बाहर निकलो। दिनेश सचिन को लेकर दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। शाम ढल चुकी थी कि तभी लाइट भी चली जाती है। सचिन कहता है, हे भगवान, लाइट को भी इसी समय जाना था। वह दिनेश से कहता है, दिनेश, बरामदे की मेज पर मोमबत्ती रखी है, तुम जला दो। दिनेश अंधेरे में धीरे धीरे बरामदे में जाता है और अंदाज से मेज पर रखी मोमबत्ती जलाता है। वह जैसी ही मोमबत्ती जलाता है, उसके सामने एक बार फिर वही खौफनाक चेहरा आ जाता है जो उसने पहले देखा था। वही सड़ी हुई खाल, जिसे देखकर दिनेश घबराकर पीछे गिर जाता है। तभी सचिन आवाज लगाता है, दिनेश, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? सचिन धीरे धीरे बरामदे में आता है तो देखता है कि मोमबत्ती की रोशनी के कारण दीवार पर एक भयानक परछाई बन रही है और वो परछाई धीरे धीरे दीवार से उतरकर जमीन पर चल रही है। सचिन घबराते हुआ कहता है, दिनेश, यह क्या है? दिनेश कहता है, मुझे नहीं पता चाचा, जल्दी निकलो यहां से। दिनेश इतना कहकर खड़ा ही होता है कि तभी वो परछाई सचिन के शरीर में घुस जाती है और उसके शरीर को एक झटका सा लगता है और वह अपनी गर्दन गोल गोल घुमाने लगता है। दिनेश घबराकर पूछता है, चाचा, क्या हुआ? बाहर चलो। लेकिन सचिन अपनी ही मस्ती में था। वह जोर जोर से अपना सिर घुमा रहा था, लेकिन दिनेश के बार बार पूछने पर वह अपनी गर्दन को घुमाने की गति धीमी कर देता है और अब वह ठीक उसी तरह दिनेश को घूर रहा था जैसे उस दिन अम्मा बबीता को घूर रही थी। देखते ही देखते सचिन दिनेश को देखकर मुस्कुराने लगता है। सचिन की मुस्कुराहट सच में बहुत डरावनी थी। दिनेश के मन में दहशत की लहर दौड़ पड़ती है। वह कहता है, चाचा, तुम ठीक तो हो ना? तभी सचिन अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से लाल खून की फुहार सीधे दिनेश के मुंह पर जाकर गिरती है। फिर सचिन जोर जोर से हंसने लगता है। सचिन एक बदली हुई आवाज में कहता है, कहाँ था ना? तू चला जा यहां से, अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तो सब मरेंगे ही, तू भी नहीं बचेगा। इतना कहकर सचिन जोर जोर से हंसने लगता है। उसी समय लाइट भी जलते बुझने लगती है। टंकियों से पानी के रिसने की आवाज आने लगती है। जैसे जैसे सचिन की हंसी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे घर से गैस की तेज दुर्गंध भी आ रही थी। दिनेश जैसे ही किचन में जाता है तो देखता है कि गैस का पाइप निकला हुआ है और ठीक उसी समय एक बार फिर अंधेरा छा जाता है और दोबारा लाइट नहीं जलती। चारों तरफ अंधेरा था और गैस की दुर्गंध चारों तरफ फैल चुकी थी। दिनेश को अपनी जान के लिए खतरा लग रहा था, साथ ही सचिन भी खतरे में था। अंधेरे में जहां तक कोशिश होती है, वह घर की खिड़की दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। खिड़कियां तो खुल जाती हैं, लेकिन घर का मुख्य दरवाजा नहीं खुलता। दिनेश चिल्ला रहा था और दरवाजा पीट रहा था। तभी रास्ते से जाते एक आदमी ने दिनेश की आवाज सुन ली। उसने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। दिनेश मन ही मन हनुमान जी को याद करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तूने हमेशा मुझे इन बुरी शक्तियों से बचा कर रखा। मैं तो इन लोगों का भला करना चाहता था, इसीलिए मैंने हंडिया के बारे में बताया। भगवान, तू मेरी रक्षा कर। जैसे तू अब तक मेरी रक्षा करता है, वैसे ही अब तक मेरी और इस परिवार की रक्षा कर। दिनेश सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा था कि उसी समय बबीता भी गुरुजी के साथ आ जाती है। वह देखती है कि कोई उसके दरवाजे को पीट रहा है और घर के अंदर से दिनेश के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बबीता घबरा जाती है। गुरुजी देखते हैं कि यहाँ तो कोहराम मचा हुआ है। वह मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ते हैं और दरवाजे को धक्का देते हैं तो इस बार दरवाजा खुल जाता है। गुरुजी के घर में आते ही चारों तरफ शांति छा जाती है और लाइट भी आ जाती है। बबीता घबराते हुए दिनेश से पूछती है, दिनेश, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे थे और सचिन कहाँ है? दिनेश बबीता और गुरुजी को सारी बात बता देता है। गुरुजी घर में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं, तुम लोग इस घर से बाहर निकलो। सभी लोग घर से बाहर निकलते हैं,
लेकिन सचिन, जो कि बरामदे में कुर्सी पर बैठा था, वह एकटक छत को देख रहा था। गुरुजी सचिन को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि जो भी अदृश्य शक्ति है वह सचिन पर हावी हो चुकी है। बबीता सचिन से कहती है, उठो जी, बाहर चलो, हमें बाहर चलना है। लेकिन सचिन को जैसे आवाज ही नहीं आ रही थी। गुरुजी बबीता से कहते हैं, इसे मैं संभालता हूं, तुम लोग बाहर जाओ। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। तब गुरुजी अपने थैले से छूना निकालकर घर की मुख्य चौखट पर एक रेखा खींच देते हैं। साथ ही साथ में वह किसी मंत्र का उच्चारण भी कर रहे थे। वह घर के हर कोने में गंगा जल छिड़कते हैं। तब उन्हें हर जगह खून की छींटें नजर आती हैं। जैसे ही वह बरामदे में वापस पहुंचते हैं तो देखते हैं सचिन वहां मौजूद नहीं है। गुरुजी हैरान होकर इधर उधर देखने लगते हैं। तब गुरुजी के कानों में एक अलग भाषा में कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है। वह आवाज सचिन के कमरे से ही आ रही थी। गुरुजी के हाथों में रुद्राक्ष की एक माला थी। वह उस माला का जाप करते हुए सचिन के कमरे में जाते हैं और तुरंत सचिन के गले में वह माला डाल देते हैं। सचिन के गले में माला डालते ही सचिन किसी मछली की तरह फड़फड़ाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे दौरे पड़ रहे हैं। गुरुजी सचिन के शांत होने का इंतजार करते हैं और कुछ ही देर में सचिन बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है। घर में बार बार लाइट का जलना बुझना भी रुक जाता है। गुरुजी सबको घर में बुला लेते हैं और सचिन को संभालने के लिए कहते हैं। सचिन को एकदम कमजोरी होने लगी थी। उसका बीपी भी लो हो गया था। फिलहाल बबीता सचिन को पानी पिलाती है। गुरुजी बबीता से पूछते हैं, आपके घर में यह सारी परेशानियां कब से हैं? आपको यह पता ही नहीं था? बबीता कहती है, जी गुरुजी, हमें कल पता चला कि हमारी चौखट में किसी ने हंडिया दफना रखी थी। गुरुजी कहते हैं, परेशान मत हो, अभी सब चीजों का हल निकल जाएगा। मुझे अपने घर का थोड़ा सा पानी लाकर दो। बबीता एक कटोरे में पानी लेकर आती है। गुरुजी उस पानी में थोड़ी सी हल्दी डालते हैं और फिर मंत्र पढ़ते हुए उंगली से ही हल्दी को पानी में घोलते रहते हैं। इसके बाद वह कमरे के चारों कोनों को देखते हैं। उन्हें कमरे के चारों कोनों से कीड़े गिरते हुए नजर आते हैं। इसके बाद वह बबीता से घर की धूल भी मांगते हैं। गुरुजी एक छोटा सा प्याला निकालते हैं और घर की धूल को उस प्याले के अंदर रख देती है। वह कुछ मंत्र पढ़कर धूल पर फूंकते हैं और कुछ ही देर में धूल धुएं की तरह हवा में उड़ने लगती है। इसके बाद गुरुजी अपने थैले से लाल कलावा निकालते हैं और सभी के हाथ पर बांध देते हैं। वह कहते हैं, अब मैं उन अदृश्य शक्तियों से बात करने जा रहा हूं कि आखिर वो यहां पर क्यों है, उन्हें किसने भेजा। ऐसे में हो सकता है वे शक्तियां तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। इस कलावे के जरिए तुम अदृश्य शक्ति के प्रकोप से बचे रहोगे। गुरुजी जमीन पर एक गोल रेखा बनाते हैं और खुद उसके अंदर बैठ जाते हैं। अपने सामने एक दीपक जलाते हैं और मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं कि अचानक घर का सामान अपने आप हिलने लगता है। वातावरण में एकदम ठंडक छाने लगती है। गुरुजी कहते हैं, कौन है यहां? इस घर को किसने बांध रखा है? सामने आओ। गुरुजी ये वाक्य 2-3 बार दोहराते हैं। तब एक दर्द भरी आवाज सभी के कानों में आती है, नहीं, हम सामने नहीं आ सकते। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें सामने आना होगा वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद गुरुजी कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिससे उन अदृश्य शक्तियों को तकलीफ होती है और फिर उन्हें गुरुजी के सामने प्रकट होना पड़ता है। वे 2 घिनौने चेहरे थे और हल्की सी परछाई के रूप में दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो केवल गुरुजी को ही दिख रहे थे। जैसे जैसे उन 2 परछाइयां का रूप स्पष्ट होता जाता है, वह दिनेश को भी दिखाई देने लगते हैं। दिनेश ने आज उन अदृश्य शक्तियों का असली रूप देखा था। वे पूरी तरह से मानव आकृति के चेहरे थे और देखने में बहुत डरावने और घिनौने थे। दिनेश तो घबराकर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। फिर गुरुजी उन 2 अदृश्य शक्तियों से पूछते हैं, बताओ कौन हो तुम और इस घर में क्या कर रहे हो? वे 2 अदृश्य शक्तियां शांत थीं। गुरु गुस्से से कहते हैं, जल्दी बताओ वरना ये अभिमंत्रित हल्दी तुम पर फेंक दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम इस घर से वैसे भी बाहर नहीं जा सकते। उनमें से एक अदृश्य शक्ति कहती है, हम भूचर प्रेत हैं
और हम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हैं। हमें यहाँ किसी ने छोड़ा है और अब यह स्थान हमारा है। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। गुरुजी कहते हैं, तुम्हें यहाँ किसने छोड़ा है, उसका नाम बताओ। वह तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर गया, इसका कारण भी बताओ। वे भूचर प्रेत बार बार गुस्से से गुर्रा रहे थे, लेकिन गुरुजी के बार बार कहने पर उनमें से एक प्रेत कहता है, हमें भानु सिंह ने यहाँ छोड़ा है। वह चाहता था कि इस परिवार में कभी खुशहाली ना आए और ये वंश यहीं समाप्त हो जाए। इसके लिए उसने हमें बहुत सारा दान भी दिया है। अब ये जगह हमारी है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। वे भूचर प्रेत गुरुजी के हर सवाल पर यही कह रहे थे कि यह जगह अब हमारी है। गुरुजी कहते हैं, देखो, तुम्हारे साथ छल किया गया है। यह जगह सचिन की है, इसके परिवार की है। भानु ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, उसे उसकी सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हें यह जगह छोड़कर जानी होगी। एक प्रेत कहता है, लेकिन भानु ने हमसे इस जगह का सौदा किया है। वह हमें यहाँ 30 साल पहले छोड़कर गया था। हमें यह जगह नहीं छोड़ सकते। गुरुजी समझ चुके थे कि ये प्रेत बहुत जिद्दी है और आसानी से इस जगह से नहीं जाएंगे। इसीलिए गुरुजी उसी समय उन भूचर प्रेतों को पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। गुरुजी घर के पानी पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकते हैं और फिर उसी पानी को भूचर प्रेतों पर डालते हैं। उन प्रेतों पर पानी पड़ते ही वे बुरी तरह तड़पने लगते हैं। गुरुजी ये प्रक्रिया कम से कम 10 से 15 बार करते हैं, तब जाकर वे भूचर प्रेत अपने आप गायब हो जाते हैं। गुरुजी बबीता से पूछते हैं कि यह भानु कौन है, लेकिन बबीता को भानु के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने नाम सुना तो था, लेकिन उसे ध्यान नहीं आ रहा था। तभी सचिन बोलता है, वो तो मेरी बुआ का बेटा है। गुरुजी कहते हैं, अच्छा, तो क्या कभी तुम्हारा और उनका कोई झगड़ा हुआ था, किसी भी बात को लेकर? तब सचिन कहता है, जी गुरुजी, उनकी और हमारी रिश्तेदारी खत्म है। इस जगह को लेकर ही एक बार झगड़ा हुआ था। मेरी बुआ को इस घर से हिस्सा चाहिए था, जबकि पिताजी के अनुसार हमने बुआ जी को एक खेत की जमीन उनके दहेज में दे दी थी और उनकी शादी भी खूब धूमधाम से की थी। उसके बावजूद भी वो इस घर में अपना हिस्सा मांग रही थी। इसी बात पर पिताजी और फूफा जी में बहस हो गई थी और फिर तब से उनका और हमारा आना जाना नहीं है। गुरुजी कहते हैं, बस इसीलिए उन्होंने तुम्हारा परिवार बर्बाद करने की सोच ली। ये सब कुछ तुम्हारी बुआ के बेटे भानु का ही किया कर आया है। उसी ने इन भूचर प्रेतों से सौदा किया। उन्होंने इसके बदले शायद बलि दी होगी या फिर जो भी उन्होंने मांगा हो, और इस घर को इन प्रेतों के नाम कर दिया। तुम्हारी बुआ के लड़के ने लगभग 30 साल पहले यह तंत्र किया है और आज तक तुम लोग इस तंत्र में बंधे हुए हो। अब ये प्रेत इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते हैं और ना तुम्हें आगे बढ़ने देना चाहते हैं। तुम्हारे साथ इतनी परेशानियों के कारण यही है कि तुम परेशान होकर यहां से इस घर को छोड़कर चले जाओ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुम लोग परेशानियां झेलते हुए अभी भी इस जगह पर मौजूद हो। और रही बात इनके भड़काने की, तो उसके पीछे की वजह दिनेश है। दिनेश ने वो हंडियां निकलवाकर इन्हें छेड़ दिया है। इन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई इन्हें यहां से निकालना चाहता है, इसलिए इन्होंने अपनी शैतानी और बढ़ा दी ताकि तुम लोग डर कर घबरा कर यहां से चले जाओ। लेकिन ये काम अच्छा ही हुआ कि तुम्हें उस हंडिया के बारे में पता चल गया। अब कम से कम इसका निवारण तो किया जा सकता है, वरना शायद यह घर धीरे धीरे इन प्रेतों का ही हो जाता, क्योंकि तुम में से इस घर को देखने वाला कौन बचता। बबीता कहती है, तो फिर अब क्या गुरुजी, अब हम क्या करेंगे? गुरुजी कहते हैं, परेशान मत हो, कल हम लोग इस घर में हवन करेंगे। मैं कुछ सामग्री लिख कर देता हूं, तुम लोग कल सुबह ये सब ले आना। और हां, मुझे वो हंडिया भी चाहिए जो तुम्हें चौखट से मिली थी। उसके बाद मैं इन प्रेतों को यहां से आजाद कर दूंगा। दिनेश कहता है, लेकिन गुरुजी, वो तो हमने कूड़ेदान में फेंक दी। गुरुजी कहते हैं, लेकिन मुझे वो हंडिया चाहिए, उसे ढूंढ के लाओ, या उसके अंदर जो पुतला था वो ले आओ। दिनेश उसी समय कूड़ेदान के पास जाकर वो हंडिया ढूंढने लगता है और किस्मत से वो हंडिया एक तरफ पड़ी थी। दिनेश उस हंडिया को उठाकर देखता है तो उसके पुतला भी सही सलामत रखा था।
दिनेश उस हंडिया को घर ले आता है। वो रात जैसे तैसे करके कट जाती है। अगली सुबह होते ही दिनेश गुरुजी की बताई हुई सामग्री ले आता है। सुबह लगभग 11 बजे गुरुजी हवन शुरू कर देते हैं। हवन की शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे हवन की अवधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे घर में मांस के जलने की बू आने लगती है। गुरुजी एक इत्र की शीशी निकालते हैं और उस इत्र को हवन की अग्नि में डाल देते हैं। जैसे ही वह इत्र हवन की अग्नि में जाता है, एक तेज विस्फोटक जैसी आवाज सब तरफ फैल जाती है। धीरे धीरे घर की सारी दीवारें काली होने लगी थी। देखते ही देखते दीवार के हर कोने से कुछ कीड़े निकल कर आते हैं और धीरे धीरे वे कीड़े घर के मुख्य दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही सारे कीड़े घर के बाहर चले जाते हैं तो अब वातावरण में इत्र की खुशबू फैलने लगती है और तभी गुरुजी वो पुतला हवन की अग्नि में जलाकर हवन समाप्त कर देते हैं। इसके बाद गुरुजी सभी को गंगा जल का पवित्र जल पिलाते हैं। हवन सामग्री में प्रसाद के रूप में दिनेश जो लड्डू लाया था, गुरुजी सबको एक एक लड्डू दे देते हैं और तुरंत खाने के लिए कहते हैं। जैसे ही वे लोग वह लड्डू खाते हैं, उनके शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। गुरुजी कहते हैं, अब वो प्रेत यहां से जा चुके हैं। अब भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन समय समय पर अपने घर का शुद्धिकरण कराते रहना। समय पर हवन होना भी आवश्यक है ताकि नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर रहें। गुरुजी तो अपना काम करके चले जाते हैं, लेकिन सचिन की आंखों में आंसू आ गए थे। वह दिनेश के आगे हाथ जोड़कर कहता है, दिनेश, तुमने पराया होकर हमारी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तो कभी इन चीजों में विश्वास रखता ही नहीं था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर निकले हैं। भगवान तुम्हें बहुत सफलता दे। भगवान से मेरी यही कामना है कि तुम्हारी इस अलौकिक शक्ति के कारण लोगों का हमेशा भला होता रहे। दिनेश को भी काफी खुशी थी कि उसकी इस अलौकिक शक्ति की वजह से आज किसी का भला हो पाया। अब कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि उसके लिए ये शक्ति एक वरदान है। खैर, दिनेश एक दिन बाद अपने क्वार्टर पर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन वह अक्सर सचिन के घर चला जाता था। इसी बीच दिनेश को एक खुशखबरी भी मिली थी कि सचिन पिता बनने वाला है। जब यह बात दिनेश को पता चली तो उसे भी बहुत खुशी हुई। धीरे धीरे सचिन का परिवार फलता फूलता गया। बबीता जो हर वक्त बीमार रहती थी, अब वह तंदुरुस्त हो गई थी। दिनेश को आज भी कई जगह ऐसी ऊर्जा का अनुभव हुआ है जो उस पर हावी होना चाहती है, लेकिन सचिन के परिवार की घटना के बाद दिनेश का विश्वास भगवान में और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए नकारात्मक शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। और साथियों, मैं भी आपको यही कहूंगा कि अगर आप हमेशा भगवान में विश्वास करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में विश्वास करते हैं, तो आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमेशा भगवान का ध्यान कीजिए। आप किसी भी धर्म में हो तो जिस भी प्रकार से अपने भगवान को पूज सकते हैं उस प्रकार से पूजिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, क्योंकि ऐसी चीज उसी पर हावी होती है जो अंदर से कमजोर होता है। तो अपने मन को एकदम गाढ़ा कर ले ताकि ऐसी चीज जब अचानक सामने आए तो आप घबराएं नहीं और हिम्मत से काम ले। और कई बार हमें इन चीजों पर विश्वास करना भी पड़ता है, तो अपने मन को समझाएं कि हाँ, ऐसी चीज हो भी सकती है। हालांकि आज के जमाने में मैं नहीं कहता कि आप ज्यादा पाखंडी बाबाओं और अंधविश्वासियों पर यकीन करें, लेकिन कुछ जगह ऐसी चीजें देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यह स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी। चलिए अब कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। अनीता अमृतसर, आकाश कनाडा, सावित्री तिवारी, आंचल जोशी अलवर, यूएस तिवारी, हर्ष तिवारी लोहारी सिरसा प्रयागराज, निहार सिन्हा शिलांग, मनीषा दिल्ली, सुमित दिल्ली, राहुल सिंह सैनी, प्रिंस महंतो बिहार बेगूसराय। अच्छा, तो अगले गेस्ट का इंतजार कीजिए।